जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, कलपक्कम तमिलनाडु, जहां भारत के 500 MB प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने फर्स्ट क्रिटिकलिटी जो है वो अचीव कर ली है। एक ऐसा माइलस्टोन जिसे देश के जो स्टेज 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका गेम चेंजर माना जा रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका की जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स हैं, जिसमें वेस्टिंग हाउस, हॉलटेक, सेंट्रस एनर्जी और कर्टिस राइट जैसे जायंट भारत पहुंच चुके हैं। उनका टारगेट है भारत के उस न्यूक्लियर मार्केट में एंट्री करना जिसका साइज अगले 2 दशकों में $100 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी के ग्लोबल गेम में अपना जो सबसे बड़ा दाव है वो खेल दिया है? क्या अब कलपक्कम की सक्सेस और शांति एक्ट के बाद इंडिया न्यूक्लियर पावर जो है वो बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है? इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक सुपर पावर, न्यूक्लियर सुपर पावर कहना चाहिए। क्या अमेरिका को अब चाइना की जो अल्टरनेटिव है उसके रूप में भारत की जो न्यूक्लियर फ्यूचर जो है वो नजर आ रहा है? और क्या थ्योरम रिजर्व के दाम पर जो हम भारत को हम कह रहे हैं, वो भारत जो है वो सब कर सकता है जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया? ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भारत की जो इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो लगभग 8 GW के आसपास है। और टारगेट हम अगर बात करते हैं, भारत का जो उद्देश्य है वो है 2047 तक 100 गीगावाट जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है। यानी कि अगले 2 दशकों में लगभग 12 गुना एक्सपेंशन। तो सवाल ये भी है कि क्या भारत रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर जो रेवोल्यूशन है वो भी शुरू कर चुका है? तो कलपक्कम का जो रिएक्टर है वो सिर्फ एक रिएक्टर नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का सिंबल भी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब अमेरिका की न्यूक्लियर जाइंट्स भारत में इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के लिए यहाँ पर आते हैं, तो क्या दुनिया भारत की न्यूक्लियर सेंचुरी की, हम ये कह सकते हैं कि अगली शुरुआत भारत से हो रही है? तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Jai Hind Amber. Always a pleasure and great honor to connect with you and through your platform. मैं आपके जो दर्शकों हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ये बहुत जो धन्यवाद। आपने उठाया है ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी अभी का कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को इस किस्म का एक झटका लगा है। एक आउट ऑफ ऑर्डिनरी जो चैलेंज है, इस किस्म का झटका बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया की लड़ाई की वजह से। जी। और ये इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। सिर्फ एक चीज को ये हाईलाइट कर रहा है कि जब तक हम फॉसिल फ्यूल से दूर नहीं हटेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर, हमारा इकोनॉमी का जो टारगेट हम रखे हैं $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 या अर्लियर देन दैट, और पर कैपिटा हम आज के दिन में $3000 है पर हेड, तकरीबन 3051 बोलते हैं एक्यूरेट फिगर। एंड 2047 तक यही उम्मीद कर रहे हैं कि 14 से 20,000 तक ये टारगेट अचीव करना है। 14,000 टू 21,000, ये 20,000। ये इसलिए 14,000 क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जो डीलिंग एजेंसी है एक ग्लोबल पावर को डिफाइन कर रखा है। जब तक उनका पर कैपिटा इनकम वहां तक नहीं पहुंचेगा, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल पावर के बराबर नहीं बन पाएगा। वो सारी चीजें तब होंगे जब हम ये एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। और एनर्जी सिक्योरिटी हमारे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, मोटा मोटा, ज्यादा गहराई में ना जाके, ये आपको समझ में आ जाएगा, पकड़ में आएगा। क्योंकि आपने अंबर, आपने जो बैकग्राउंड अभी दिया है, नैरेटिव दिया है, 3-4 चीजें आपने लाए हैं। सबसे पहला चीज है कि कल्पाकम का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। रशिया के बाद ये एक ऐसा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो थोरियम के आधार पर डेवलप किया गया है। और ये भी काफी रोक रोक के ये प्रोग्रेस किया है, बहुत टाइम लग गया उसको प्रोग्रेस करने में। लेकिन ये जो क्रिटिकलिटी अचीव हुआ है, जितना हम फिजाइल मटेरियल यूज करते हैं उससे ज्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट कम है फिजाइल मटेरियल, और फिजाइल मटेरियल अलग अलग किस्म की है और उसमें प्रोविजन है। थोरियम, हिंदुस्तान जैसे देश है, इसमें सबसे ज्यादा थोरियम डिपॉजिट है पूरा विश्व में है। थोरियम को डेवलप करके
उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी या पावर जनरेट करने का काबिलियत सिर्फ दो ही देशों के पास है, रशिया और इंडिया। और 5 या 6 देश हैं जिन्होंने काफी कोशिश किया है। मेरा जानकारी के मुताबिक चाइना ने कोशिश किया है, फ्रांस कोशिश किया है, आपका यूएसए भी कोशिश करके इन्होंने छोड़ दिए। छोड़ इसलिए दिए क्योंकि इसका जो कॉस्ट फैक्टर और ये बहुत टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इंडिया का प्लान क्या है बाद में। और दूसरी बात आपने बोला है फॉसिल फ्यूल के बारे में, थोड़ा सा आपने बताया, तो हमें जानना जरूरी है कि हमारा टारगेट क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, है ना। सो हिंदुस्तान का जो टारगेट है 2070 तक, वो क्या टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, उससे पहले 2047 या 50 तक क्या टारगेट, और 2030 तक क्या होना चाहिए, आज के दिन में क्या स्थिति है, आइदर टॉप डाउन या बॉटम अप की तरह हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपने ये भी कवर किया कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल का जो एनर्जी है, तो ये हम किस तरफ, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल में, क्या परसेंटेज आज के दिन में है, और क्या टारगेट, किस तरफ हम जा रहे हैं, ताकि ये जो फॉसिल फ्यूल, ये जो पेट्रोल और डीजल और गैस के ऊपर जो आज की डिपेंडेंसी है, ऐसा हो जैसे मिडिल ईस्ट में जैसे हंगामा हो गया है, ऐसा और कोई जगह अगर होता है तो वहां से लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ओवरऑल टारगेट क्या है। ओवरऑल टारगेट ये है कि 2070 तक हम एमिशन फ्री, जीरो एमिशन अचीव करने का हमारा टारगेट है हिंदुस्तान का। जीरो एमिशन आज के दिन में क्या है, लोग कोई कोई जगह कहते हैं कि कोयला जो है 70 to 73%। मैं आपको बता रहा हूं जो लेटेस्ट ब्रेकडाउन है वो हमारा स्टेटस क्या है, उससे काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि देखिए हमारा जो इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी ये है 520.5 गीगावाट जनवरी 2026 तक। ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मोटे तौर पे मैं कहता हूं कि इंस्टॉल कैपेसिटी में क्या है, कुछ फॉसिल है, कुछ नॉन फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल में ये आ जाता है आपका जैसे ये पेट्रोल, डीजल, गैस हो गया, कोल हो गया। और नॉन फॉसिल में क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, आपका टर्बाइन, विंड टर्बाइन जहां पे लगे हुए हैं, हाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर वगैरह वगैरह। सो टोटल फॉसिल फ्यूल को अगर आप हिसाब लगाते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस और कोल वगैरह वगैरह, ये टोटल आता है हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 47.7%। एंड इसमें से कोल्ड होल्ड्स द वास्ट मेजॉरिटी एट रफली, मतलब 47.7 में से आप अगर परसेंटेज निकालेंगे आता है 42%। तो 100 में से अगर देखते हैं ये करीब 72-73 के आसपास आता है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, गैस है, लिग्नाइट है, डीजल है, कोल है, ये 4 मेन चीजें आते हैं। 42% जो मैं कह रहा हूं आउट ऑफ 47.7% फॉसिल फ्यूल। अच्छा, नॉन फॉसिल फ्यूल क्या आता है, नॉन फॉसिल फ्यूल में काफी प्रोग्रेस हुआ है। ये जो गवर्नमेंट है आज के दिन में, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के कदम रखा है और बहुत कम समय के अंदर एक रिमार्केबल, एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाया गया है। और किन किन चीजों में, टोटल है 52.3%, यानी कि हमारा टारगेट 2030 तक जितना है टारगेट, उस और 2047 तक तो टारगेट जितना है 546 गीगावाट, उससे ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा हम अचीव कर चुके हैं। वो आ गया 52.3%। सोलर है 26.5%, एक्सीडिंग 135 गीगावाट। विंड है 10.6%, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 54.5 गीगावाट। न्यूक्लियर जो है ये तकरीबन 9 गीगावाट है, और 9 गीगावाट आज के दिन में, इसको हम 100 गीगावाट तक जाना चाहते हैं। कहां तक, बाय 2047 या 2050 तक आप लीजिए। तो 100 गीगावाट तक पहुंचना है हमें बाय 2047 या 2050। आज है हमारा एग्जैक्ट फिगर है 8.78 गीगावाट। मैं राउंड अबाउट करके बता रहा हूँ 9 गीगावाट। ये परसेंटेज अगर आप देखते हैं 52.3% में से सोलर हो गया 26.5%, इट इज एक्सीडिंग 135 गीगावाट। विंड जो हो गया 10.6%, it is almost equals to 54 point gigawatts.
न्यूक्लियर जो है वो है 1.7%, तकरीबन 8.78 गीगावाट। बाकी जो रिन्यूएबल, अदर रिन्यूएबल, उसमें हाइड्रो आ जाता है, बायोमास आ जाते हैं, ये करीब करीब 13.5% गीगावाट है। यहाँ पे एक नोटेबल चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो नॉन फॉसिल सोर्सेस है, नॉन फॉसिल सोर्सेस जो आपको मैं रिन्यूएबल एनर्जी कह रहा हूँ, ये 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। लेकिन कोल जो है इट स्टिल डोमिनेट्स द एक्चुअल डेली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रफली एट 70% ड्यू टू हायर कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन। ये जो कोल को हमें मिनिमाइज करते जाना है ऑन ऑन रेगुलर टाइमलाइन बेसिस। कोल जब तक आप मिनिमाइज नहीं करेंगे तब तक आप ये आपका जीरो एमिशन अचीव नहीं हो पाएगा। इसके वजह से आप यूरोप के साथ एफटीए तो साइन कर दिया, लेकिन वहां पे अंदरूनी गुंडी हुआ है। उधर उन्होंने एक कार्बन टैक्स को जोड़ रखे हैं, जो स्टील, सीमेंट, इस किस्म, एल्यूमिनियम, कॉपर जो बनाते हैं, हर एक चीज में बनाने के लिए आपको आइदर फॉसिल फ्यूल, अभी तक नॉन फॉसिल फ्यूल तो स्टार्ट नहीं हुआ, ज्यादातर फॉसिल फ्यूल स्टार्ट यूज किए जाते हैं। उसमें लिग्नाइट आ जाता है, कोल आ जाता है, नॉर्मल कोल होता है, उसमें डीजल आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जब यूज होता है तो ये कार्बन प्रिंट का एक टैक्स अलग से लगाते हैं। तो हमारे देश में जो स्टील स्टूल जो प्रोड्यूस हुआ है एफटीए के बावजूद, एफटीए मीन्स मिनिमम आपका रेट ऑफ टैरिफ लगता है 3%, द मोस्ट फेवर्ड नेशन का, जो यूजुअली ये स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कोई देशों का कम भी है। सो ये 3% के ऊपर जो है वो एक कार्बन टैक्स लगाएंगे। तो स्टील यहाँ से, हिंदुस्तान से जाके जब यूरोपियन मार्केट में बिक्री होगा तो टैक्स ऑफ स्टील क्या होगा, महंगा हो जाएगा। किससे महंगा होगा? यूरोप में जो स्टील प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो लोग कम खरीदेंगे। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज आ जाता है। मैं एक छोटा सा एक मिसाल दिया हूँ, उदाहरण सिर्फ हाईलाइट करने के लिए। तो ये चीज को हमें कम करते रहना है। कम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर आज का जमाना है। आप अगर देखेंगे अमेरिका में कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, उन्होंने बाय एयरक्राफ्ट स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर को ट्रांसपोर्ट करके देखे कि इज इट ट्रांसपोर्टेबल, और ट्रांसपोर्टेबल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी में लेके, मेरे ख्याल से उता इज अ प्रोविंस, उता में आप तो खुद गए होंगे मैडम, आप देखे होंगे। It's a very progressive kind of, it's a tourist province. You have large number of tourist people there. You have WTI, all kinds of very apex organization. और वहां पे लेके उन्होंने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट किया, देखा कि कामयाब है, और हवाई जहाज में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये अमेरिका काफी बढ़ चढ़ के ये स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर को रिमोट एरियाज में भेजना चाह रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी काफी महंगा पड़ता है, मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है, लाइन, क्योंकि आंधी तूफान वहां पे बहुत आते हैं, उसमें लाइन कट ऑफ हो जाता है, या पाइलॉन जो पिलर्स हैं वो अपरूट हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर होने से क्या होगा, छोटे से लेके बड़े टाउनशिप तक ये काफी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कोई डिस्टर्बेंस, ये लगातार जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, और प्रोड्यूस करके लोगों को उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूव कर सकता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है 21st सेंचुरी में, आप देखेंगे अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को 4.0 जो रेवोल्यूशन है, उसके बाद अभी 21st सेंचुरी में वी आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, पावर स्टोरेज, और इसी तरह ब्लॉकचेन, और उसके अलावा सेमी ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म। तो ये जितने सारे, इसी तरह 10-12 और चीजें हैं। ये सारे चीजों को जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं, आप देखेंगे कि बिना डाटा सेंटर ये जी नहीं सकेंगे, इनका आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे तो आप आगे जिस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू कर रहे हैं, तो वो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपका काफी डेफिशिएंसी होगा, ब्रेक इवन कॉस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसका डाटा सेंटर एक खोलते हैं। जैसे कि डाटा सेंटर में होता क्या है, डाटा सेंटर में आपके जीपीयूज होते हैं। ये क्या है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। एक जीपीयू का कॉस्ट होता है $38,000। इंडिया ने अभी 30,000 के करीब उसको प्रोक्योर किया है।
जब आप बात करते हैं, मान लीजिए इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप, 300,000 स्टार्टअप्स है देयर इन इंडिया। जी सर। इंडिया में इट इज आई थिंक वन ऑफ द यूनिकॉर्न, द लीडिंग कंट्रीज विद अ यूनिकॉर्न इज दैट कंपनी व्हिच हैज गॉट मिनिमम $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। यस सर। ठीक है ना, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न इंडिया, ज्यादा या सेकंड यस लार्जेस्ट है, सेकंड जी लार्जेस्ट सर। या थर्ड लार्जेस्ट मेरे ख्याल से। तो ये सारे चीजें तब फंक्शनली एफिशिएंट हो पाएंगे जब वो डाटा सेंटर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे। डाटा सेंटर तब कनेक्टेड रहेगा जब उसका पावर सप्लाई होगा लगातार 24/7। और इसी जी तरह सर। डाटा सेंटर जहाँ पे मशीन 24 घंटा चलते हैं, वो गर्मी काफी हीट जनरेट होता है, तो हीट को ठंडा करने के लिए कूलेंट चाहिए। कूलेंट के लिए हीलियम गैस की जरूरत है, और हीलियम गैस को प्रोसेस इसी तरह कॉपर, हीलियम, ये जो पेट्रोलियम, ये जो सारे जी। इम्पैक्ट इन्हीं चीजों को हीलियम गैस से कोई अच्छा जगह सर, मैं प्रोड्यूस यहाँ होता से आपको एक बात आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो अमेरिकन न्यूक्लियर जायंट्स हैं जो अचानक से भारत में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या ये कह सकते हैं कि हम भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है उसका एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, ये हम कह सकते हैं? 2008 को जो साइन हुआ था, हमारा जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का जो एग्रीमेंट था, 120 पॉइंट एग्रीमेंट, उसके तहत ये आगे ले जाना चाहते हैं। जहाँ पे अटका हुआ है, जो जो पहलुओं से उनको इजाजत होता है, सबसे बड़ा एक रुकावट था आपका जो सिविलियन लायबिलिटी क्लॉज था। ये 2010 का एक एक्ट था, तो उस लायबिलिटी क्लॉज के मुताबिक भगवान ना करें कहीं कुछ अगर हादसा हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ, तो उसका लायबिलिटी जो मेन स्पॉन्सर या जो भी इंडस्ट्री उसको ओनरशिप ले रखा है, उसके ऊपर वो जिम्मेवारी आता था। तो उन्होंने देखा कि अगर इस किस्म की आप जिम्मेवारी देते हैं, पिन पॉइंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अगर इक्वल बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, तब बाहर के लोग प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको हाईलाइट करना चाह रहा था, आने वाले समय में एनर्जी का सस्टेन्स डाटा सेंटर में आपको रेगुलर और कंसिस्टेंटली सप्लाई होना चाहिए, तब जाके आपके सेमीकंडक्टर बन पाएंगे, तब जाके आपके डाटा सेंटर काम करेगा। अभी जैसे हिंदुस्तान में करीब करीब पहले 1700 होते थे, अभी हो गए 3400 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में ये सब शिफ्ट हो रहे हैं अलग अलग जगह से, इसलिए आप सब मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आएंगे। इनको पावर सप्लाई के बिना वो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हिंदुस्तान का एक एक्ट शाइन हुआ है, शांति एक्ट। शांति एक्ट का बेसिकली वो ये कहता है कि ये जो लायबिलिटी क्लॉज था, वो लायबिलिटी पहले सिविलियन एंटरप्राइजेस को वेलकम करने की कोशिश किया है सरकार ने। पहले एक न्यूक्लियर डोमेन में सिर्फ पब्लिक सेक्टर जो है इसमें हिस्सा ले सकता था, लेकिन शांति एक्ट होने के बाद अभी आप सिविलियन सेक्टर भी इसमें आ सकते हैं। तो कहते हैं कि सिविल प्राइवेट टू पब्लिक जो इन्वॉल्वमेंट है, पहले पब्लिक का बहुत हाई परसेंटेज होता था, 78-80%। तो इस चीज को कम करने के लिए धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को लाने लगे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जो अमेरिकन वाला जो सवाल आप पूछ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और क्योंकि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये इसी के तहत बनेगा, और उसको आप छोटे छोटे गांव में जहां पे बिजली नहीं आ पा रहे हैं, इनको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की जरूरत है। और ये अमेरिका काफी आगे बढ़ चुका है, उनका जो रिसर्च है ये कर रखे हैं। इससे एक कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान भी होगा। तो मैं फायदा जो है, क्योंकि अभी हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए काफी हद तक ये जो मोटर साइकिल जो प्लेटफॉर्म, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ज्यादातर ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर, पहले हम कोल के ऊपर अब डिपेंड करते थे, जो आपका रेलवे इंजन होता था, उसके बाद डीजल पे आ गए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए हैं। इसी तरह आप अगर देखेंगे जो जहाज होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन्स में एसएसबीएन होगा, एक छोटा न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो हमारे हिंदुस्तान में बनते हैं, जैसे कोटा के पास एक बना हुआ है, छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आपका, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर है तो आप बाकी कोई सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे अमेरिका का जो जिस चीज में एडवांस कर रखे हैं,
उसका फायदा उठाते हुए हम इंडिजिनियसली उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत। अगर ये आत्मनिर्भर भारत नहीं है, हमें इंडिजिनियसली सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो पॉइंट आपने उठाया था, ये यहाँ पे रोकना नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वहां से भी करके हम हिंदुस्तान में बनाएंगे। अगर नहीं भी देते हैं, हमारे पास वो काबिलियत है। हम रशिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, फ्रांस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे कि फ्रांस इज वन ऑफ द कंट्रीज जो अर्ली 60s में उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे देश के अंदर बनाने के लिए मदद किए थे। रशिया का तो था ही था। एक फ्रांस एक देश है जिससे हम इसका हेल्प ले सकते हैं। ये जो अमेरिकन ग्रुप्स आए हैं 18 से लेके 21 तारीख का विजिट था, उनका यही देखना था, यही समझना था कि जो नया एक्ट अभी प्रोमलगेट हुआ है, देश ने बना रखा है शांति एक्ट, उसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर जो आ रहे हैं अंदर, इनके ऊपर लायबिलिटी कितना है। कहीं कुछ अगर हादसा हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो लायबिलिटी वाला जो क्लॉज है सरकार ने सूझबूझ के साथ और सलाह मशवरा करने के बाद पूरा बैलेंस आउट कर रखा है। और अंतरराष्ट्रीय लेवल में इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट विच हैज बीन फॉर्मुलेटेड। इसका फायदा उठाने के लिए अमेरिकन का जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो इंडस्ट्री है वो अंदर आ रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज वो मेरे ख्याल से काफी मात्रा में ये अपना जो द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये एक जगह है जहां पे प्रवेश काफी मात्रा में होने का संभावना है। और इंडिया भी चाहता है कि ये भी अंदर आए, हमें मदद करे, हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन या एनर्जी सेक्टर को और मजबूत बनाए। जी, तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो भारत का अगला $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी एरिया बन सकता है, जैसे या फिर हम ये कहें एल&टी, टाटा, अडानी और एनपीसीआईएल जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको भी फायदा हो सकता है प्राइवेट और ये सारे? देखिए, 3 चीजें जो मेरे मन के अंदर आ रहा है। नंबर 1 है, हम अभी पहली बार मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंट इंडिया में एक टाइम बाउंड हमने एक रोड मैप बनाया है। हम ये कह रहे हैं कि 2030 तक ये टारगेट है, 2040 तक ये होना चाहिए। और इकोनॉमी को अगर $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, जीडीपी, और आपका अगर पर कैपिटा इनकम 14,000 से 21,000 या 20,000 तक पहुंचना है, तो वो तब बनेगा जब आपका इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी तब बढ़ेगा जब आपका एनर्जी पूरा कोहेरेंट, सस्टेन, अनइंटरप्टेड मैनर में ये जाएगा। एनर्जी अगर आप फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपका वो सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं रुकावट आने का संभावना है या खतरा है। तो इसलिए न्यूक्लियर पे शिफ्ट होना निहायत आवश्यक है। न्यूक्लियर पे शिफ्ट होते हैं, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। हर सुविधा के साथ कुछ ना कुछ चुनौती जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियर के साथ एक्सीडेंट होने का संभावना है। लेकिन आप अगर स्टैटिस्टिकली देखते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी जैसे जापान, रशिया, फ्रांस का यूक्रेन जैसा देश है, 53% ऑफ द टोटल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रांस एक समय था 70%। उनका रिएक्टर्स अभी काफी डिफेक्ट हो गए, काम नहीं कर रहे, वो रिपेयर हो रहे हैं। इसी तरह काफी सारे देश हैं जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। चुनौती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर चुनौती के साथ कुछ सोल्यूशन भी जुड़ा हुआ है। वो चेक्स एंड बैलेंसेस करना निहायत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हम बात करें, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, एक वो लिमिटेड वाटर की जरिए से एलएमआर वैरायटी होता है, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फार फार हायर देन व्हाट वी आर पेइंग नाउ। तो उसकी जगह अभी जो अमेरिकन कंपनीज है, ये उससे और एडवांस स्टेज का वो आके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी उनके तरफ है, वो उम्मीद है कि हमारे साथ वो शेयर करेंगे और हम इसको इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करेंगे। और इसको किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर इट डज नॉट एक्सीड द करेंट लेवल ऑफ द कॉस्ट, इट शुड रिमेन बिलो दैट। Nuclear energy is the cheapest energy. It is the most consistent and coherent energy that you can steady flow होता है ना। हर एक सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 चीजें की रिक्वायरमेंट है। क्या? नंबर 1 वाटर भी अलग अलग किस्म की है। एक है नॉर्मल वाटर, दूसरा है अल्ट्रा प्योर वाटर। अल्ट्रा प्योर एक 30 सेंटीमीटर का वेफर बनाने के लिए आपको 3 महीने समय चाहिए, सिलिकॉन वेफर, और 3 महीने के अंदर आपको चाहिए एक वाटर चाहिए, कहते हैं 2156 गैलन वाटर। एक गैलन जो है करीब 4.7 लीटर्स होते हैं। 2156 में से 1500 लीटर करीब होता है अल्ट्रा प्योर वाटर।
अल्ट्रा प्योर वाटर, आप 1.5 लीटर नॉर्मल पानी लेते हैं तो 1 लीटर का अल्ट्रा प्योर बनता है। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं किस तरह पानी। इसी तरह पावर, स्टेडी हाई पावर सप्लाई, ये तब हो पाएगा जब आप ये न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर आप डिपेंडेंट या शिफ्ट करेंगे। नॉर्मल हाइडल पावर या कोल का जो हमारा फॉसिल फ्यूल के जैसे बनाते हैं, इसमें काफी 3-4 चीजें। एक है साइबर अटैक बढ़ती जा रही है, ये नहीं कि न्यूक्लियर में साइबर अटैक नहीं होगा, उसमें भी होगा, बट उसको रोकथाम के लिए आपका डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवनेस, एक सेपरेट सर्किट है। आप पूरा नेशनल नेटवर्क के साथ जाने की जरूरत नहीं है। एक सिटी को एक मॉड्यूलर रिएक्टर अगर देते हैं, वो 1100 या काफी हाई पावर और इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर सकता है। दिल्ली जैसे जगह है, एक न्यूक्लियर, उसका दिल्ली क्या है, 2 करोड़ है पॉपुलेशन, और दिल्ली जो है वो काफी सबर्ब्स बन गया है। एक नोएडा की तरफ चला गया है, एक आपका साउथ दिल्ली है, एक अलग। सो ये जो एक गुड़गांव की तरफ है, तो ये जो सबर्ब बने हुए हैं, उसको अगर ग्रुपिंग करेंगे तो एक न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर से ये पूरा एकदम कंप्लीट रिक्वायरमेंट होगा। ये कहीं नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट रहेगा ये। इसलिए साइबर अटैक का जो डर है वो मिनिमाइज हो जाएगा मेरे समझ के मुताबिक। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, कि हमारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी जानना चाहता हूँ, सीखना भी चाहता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट एक अनोखा किस्म का स्पेशलाइज्ड है, और मैं कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है। मैं पढ़ के समझ के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी का अगर जानकारी नॉलेज ज्यादा है, मैं भी जानना चाहूंगा कि क्या। तो मैं आपसे क्विक रिएक्शन चाहती हूँ कि अगर हम जिस तरह से न्यूक्लियर एक्सपेंशन हो रहा है, क्या भारत उसके बाद जियोपॉलिटिकल प्रेशर जो भारत है उससे मुक्त हो जाएगा? यही तो है उम्मीद। भारत तो 2047 तक आप कोशिश कर रहे हैं पूरा मुक्त हो जाए। आज के दिन में हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट देखिए अंबर जी, देखिए टोटल इंपोर्ट जो हो रहा है हमारा 88.89%, यानी कि आप 89% ले लीजिए। टोटल जो खर्चा, जो एनर्जी खर्चा हो रहा है, ये फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है। उसमें गैस भी है, उसमें पेट्रोल डीजल, ये आके रिफाइन होते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से जब आप मंगाते हैं क्रूड ऑयल, उससे बाई प्रोडक्ट कुछ निकलते हैं। एक है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के बिना आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना पाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, आपका कॉपर रिफाइनमेंट नहीं होगा। कॉपर अगर रिफाइन नहीं होगा तो आपका जो इंडस्ट्री है वहां पे इम्पैक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको फर्टिलाइजर आपका नहीं बन पाएगा। इसीलिए एक टक्कर चलता है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। इस किस्म की एनर्जी रिस्क जब होता है, जब फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो एग्रीकल्चर और इसके खिलाफ टक्कर हो जाता है। आप एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दोगे या इंडस्ट्री को, क्योंकि दोनों को चाहिए। सो पर फोर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर इज वेरी क्लोज टू योर स्टमक, विदाउट दैट आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो एग्रीकल्चर टेक्स द प्रायोरिटी। इंडस्ट्री को आप नेग्लेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट करेंगे, आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीजों से दूर रहने के लिए, मुक्त होने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी इज द बेस्ट एनर्जी। एंड मोस्टली आई वुड से व्हाई न्यूक्लियर, नॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी जो बोलते हैं ना, जो जैसे कि आपका विंड पावर हो गया, आपका हाइडल हो गया, आपका सोलर में सबसे ज्यादा पिछले 2-3 साल के अंदर सोलर पावर हम इतने जनरेट करने लगे हैं। ये भी एक सरप्राइज है पूरा देश में। बहुत बड़ा एक है पूरा विश्व में। सबसे रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी हैज बीन इन इंडिया। इसीलिए तो सर, मैं अपने होम टाउन की बात करती हूँ, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, वहां पे ज्यादातर लोगों ने अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगवाए हैं। इनफैक्ट वो एनर्जी बेच भी रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो अपने घर के ऊपर ही लगा रखा हूँ अभी तक, जब से लगाया करीब 2 साल होने जा रहा है तकरीबन, और अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है इलेक्ट्रिसिटी। हम बेच रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं। वहीं पे भी लोगों ने, मतलब इनिशियली खर्चा है, अदरवाइज उसके बाद आप एकदम या डेफिनेटली। सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। आई थिंक इंडिया इज गोइंग ग्रेट गन्स। बट इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कहीं ऐसा ना हो वो डिपेंडेंसी की वजह से हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या जो मल्टीलैटरलिज्म है, ये कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। क्योंकि यूएसए एज ए कंट्री जिस तरफ 20 जनवरी 2025 से डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं और हिंदुस्तान को जिस तरफ ट्रीट कर रहे हैं, हमारा देश का एक सेल्फ एस्टीम, एक आत्मविश्वास के ऊपर आंच आने वाली चीज को ज्यादा एनकरेज नहीं करना चाहिए। तो हमें कंपटीशन बढ़ाने के लिए यूएसए के साथ बाकी जो कुछ देश है, जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया,
ऐसा बिडर्स को भी वेलकम करना निहायत आवश्यक है। यूएस को कोई आउट ऑफ टर्न एज अ फ्रेंड कोई आउट ऑफ टर्न प्रायोरिटी देने का मेरा विचार नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें फूक फूक के कदम रखना चाहिए जो यूएसए के साथ कोई डील करने से पहले, क्योंकि ये सिर्फ अपना इकोनॉमी को कैसा फायदा होगा उसी तरह हिंदुस्तान जैसे देशों को वो खींचना चाहते हैं। जैसे चाइना से उन्होंने कमिटमेंट ले लिया है 600,000 बैरल्स पर डे चाइना विल बी बाइंग ऑयल फ्रॉम यूएसए। बस खुश है वो। पहले चाइना ट्रांजैक्शन करता था किसी युआन से, नॉन डॉलर करेंसी, अभी वो डॉलर दे के खरीदेगा वहां से, तो डिपेंडेंसी शिफ्ट हो गया ना। इसी तरह हिंदुस्तान का डिपेंडेंसी वो रशिया से शिफ्ट करके वहां करना चाहते हैं। ये जो न्यूक्लियर वाला है इसमें थोड़ा सा हमें क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो अभी अप्रूवल हुआ नहीं है सारे देशों का, कोई कोई देश है जैसे चीन जैसा है ये अकड़ रखा है, बीच में रुकावट डाल रहे हैं। तो एक तो ये चीज है कि अगर अमेरिका के साथ तो रिश्ता को इस तरफ हमें चलना चाहिए या मैन्यूवर करना चाहिए ताकि उनका जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट राइसीना डायलॉग में आके 2-3 महीने पहले, कुछ महीने पहले ये जो बोल के गए हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान को दूसरा चाइना बनने नहीं देगा, ये जो चीज है आपका दिमाग के अंदर, हर एक के दिमाग के अंदर ये बेल रिंग होना चाहिए। और अकॉर्डिंगली अमेरिका के जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाले जो मल्टीनेशनल कंपनी जा रहे हैं पैसा डालने के लिए या कोलैबोरेट करने के लिए, ये इस चीज को मद्देनजर रख के आगे कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सर, आज की कहानी सिर्फ एक रिएक्टर की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस सपने की जो होमी भाभा ने देखा था। एक ऐसा भारत जो सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट करने वाला नहीं दे होगा, बल्कि या फिर हम ये कहें कि सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश ना हो, बल्कि एक ऐसा भारत जो दुनिया को टेक्नोलॉजी दे, एनर्जी दे और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दे। कलापकम की फर्स्ट जो क्रिटिकलिटी है उसने ये तो दिखा दिया है कि भारत का जो 3 स्टेट न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कसगांव पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी रियलिटी बना हुआ है। और अब जब अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूक्लियर प्लेयर्स भारत में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस की कहानी है। लेकिन असली सवाल ये भी है कि क्या भारत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर जो टारगेट है वो हासिल कर पाएगा? क्या थ्योरियम भारत का स्ट्रेटेजिक ट्रम्प कार्ड बनेगा? क्या न्यूक्लियर एनर्जी भारत को एनर्जी सुपर पावर बना देगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम भारत के न्यूक्लियर जो रेजिडेंस की शुरुआत देख रहे हैं या फिर एक ऐसे युग की कहानी जहां भारत की एनर्जी फ्यूचर को फॉलो करेगी? क्योंकि कलापकम से निकली चिंगारी आगे जो बड़ी है तो सिर्फ भारत की एनर्जी मैप नहीं बल्कि दुनिया का जो पावर मैप है वो भी बदल सकती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।